Hello my dear students, good morning to all. Welcome to my class where every learning is enjoyable. और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर का मैथमेटिकल जो है वो मेथड, ठीक है ना। यानी कि जो आपने सदिश योग जो पढ़ा था, मतलब अभी जो मैं फर्स्ट जो भी डेरिवेशन करवाने वाला हूँ, जो मैथमेटिकल मेथड करवाने वाला हूँ कुल मिला के, वो मैं आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के लिए सेम करवाने वाला हूँ, ठीक है ना। क्योंकि उसमें डेरिवेशन है तो उसमें किसी को भी तकलीफ नहीं आएगी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो अभी जो फर्स्ट जो ये डेरिवेशन रहेगी, हमारी बात समझ में, ये बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है ना। तो आज की क्लास हमारे बिल्कुल जो है वो आपके पास में एडिशन ऑफ वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अगर क्लास में अगर आपको टाइम मिला, ठीक है ना, तो मैं आपको जो है इनकी प्रॉपर्टी बता दूंगा और फिर साथ में जो है वो मैं इनकी जो है वो आपके सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वो भी बता दूंगा, यानी कि सदिशों का व्यकलन भी बता दूंगा कि हम वेक्टर को जो है वो कैसे माइनस करते हैं, ठीक है ना। तो ये है आपके पास में एडिशन ऑफ वेक्टर का मैथमेटिकल मेथड। आरी बात समझ में, जिसको आप बोल सकते हो गणितीय विधि, ठीक है ना, गणितीय विधि। मैथमेटिकल है तो इसलिए मैं इसको जो है वो साथ में करवा रहा हूँ, नहीं तो मैं इसको अलग अलग करवाता, कोई तकलीफ नहीं है, ठीक है ना। और आई होप किसी को कोई तकलीफ भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो देखो, जैसे कि आपको पता होगा कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि अगर आपके पास में कोई दो वेक्टर है ना, तो हमने जो है वो उनका सम पढ़ा था। कैसे पढ़ा था? एक तो पढ़ा था हमने ट्रायंगल लॉ से पढ़ा था, ठीक है ना, कि दो वेक्टर को हम कैसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमारे पास में था ट्रायंगल लॉ। ये अगर आपके पास में ट्रायंगल है और ये दो वेक्टर को अगर जो है वो शो कर रही है ना सक्सेसिव, जिसको हम बोलते हैं क्या, क्रमागत, तो आपके पास में जो अपोजिट साइड में जो थर्ड साइड होती है ट्रायंगल की अपोजिट, वो इसके रिजल्टेंट को बताती है। यानी कि अगर ये आपके पास में P है, ये आपके पास में Q है, ये आपके जो है वो R को बताएगी। यानी कि ये R अगर आपको निकालना होगा तो कैसे निकालोगे? आप निकालोगे P प्लस Q से निकालोगे। इसी तरीके से हमने जो है वो पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, है ना, यानी कि हमने जो है वो समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था। उसके बाद में हमने जो है वो पॉलीगन वाला भी पढ़ा था, बहुभुज का भी पढ़ा था, ठीक है ना। तो 3 लॉ हमने पढ़े थे, ठीक है। और सब में हमने क्या सीखा था कि वेक्टर को हम कैसे ऐड करते हैं। अब कई बार क्या होता है ना कि एग्जाम में क्वेश्चन मैथमेटिकली आता है, ठीक है, और मोस्टली क्वेश्चन मैथमेटिकल ही आता है एग्जाम के अंदर, ठीक है ना। तो पहले आपको इसकी डेरिवेशन अच्छे से समझ लेनी है कि कैसे जो है वो हम इस R की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे मैथमेटिकली। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो सर सबसे पहले हमारे पास में हेडिंग है कि टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है ना। जो आपके पास में दो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड निकालना है। आई बात समझ में, यानी कि जो दो वेक्टर है ना उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। हिंदी में बोले तो दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है। यानी कि जो तो आपको दो सदिश दे रखे होंगे उनका जो परिणामी आएगा, परिणामी क्या आएगा? R आएगा। परिणामी R तो होता है जिसको रिजल्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना, उसका परिमाण ज्ञात करना है। क्लियर है? ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसको अपन। तो कैसे हम जो है वो इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान से समझना बिल्कुल आराम से। मान लीजिए आपके पास में दो वेक्टर है, ठीक है। ये आपके पास में A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये आपके पास में P वेक्टर, ठीक है। ये आपके पास में पॉइंट क्या हो गया? ये C पॉइंट हो गया। और ये आपके पास में जो वेक्टर है वो कौन सा वेक्टर है? ये आपके पास में Q वेक्टर है। क्लियर? चलिए, और हमने इस लाइन को जो है थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। ये आपके पास में Q वेक्टर और ये जो दोनों के बीच में जो एंगल है वो है आपके पास में कितना? थीटा एंगल है। दोनों कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे, ठीक है। और यहाँ से जो है मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि एक लंब डाल दिया यहाँ पे, वो आपके पास में 90 डिग्री। परपेंडिकुलर यानी लंब, हिंदी में क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि इस लाइन को मैंने थोड़ा सा आगे एक्सटेंड किया और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। मतलब ये मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है, रचना की है, एक तरह से ये समझ लीजिए, ठीक है ना। और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा एंगल है। अब आपको पता है कि इनका रिजल्टेंट जो है वो यही होगा, इनका रिजल्टेंट। इसको अलग पेन से बना लेता हूँ, ठीक है ना। ये इनका क्या होगा? ये इनका रिजल्टेंट होगा, यानी कि परिणामी होगा जिसको आप बोलते हैं। ये R वेक्टर है। आपको इसका मैग्नीट्यूड बताना है, इसका परिमाण बताना है क्या होगा। आगे बात समझ में, ये चीज आपको बतानी है। यानी कि कुल मिलाकर आपको R का फॉर्मूला निकालना है यहाँ पे। क्लियर है? चलो अब ध्यान से देखना यहाँ पे क्या होने वाला है। ये आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, यहाँ
इसको नाम दे दीजिए आप एम नाम दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये आपको एक ट्राइंगल लिखा होगा ए सी एम, ठीक है। सो इन ट्राइंगल ए सी एम, ठीक है। यहाँ चलते हैं अपन बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम तो सबको पता होगी, अब नहीं पता है तो अब ये मत बोलना चाहिए हमें पता ही नहीं है, पता होनी चाहिए ना पाइथागोरस थ्योरम। तो आपको देखो अगर पाइथागोरस थ्योरम का लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है, ये पता होना चाहिए आपको। आगे बात समझ में, पाइथागोरस थ्योरम का लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। तो ये आपके पास में राइट एंगल ट्राइंगल है, हिंदी में बोलते हैं क्या, समकोण त्रिभुज, ठीक है। और ये एंगल मैंने मान लिया जो P और R के बीच में एंगल है ना वो अल्फा एंगल है। आगे बात समझ में, P और Q के बीच में जो एंगल है वो थीटा है और P और R के बीच में जो एंगल है वो अल्फा है, ठीक है ना। चलिए तो ये आपको ट्राइंगल दिख रहा है। सो इन ट्राइंगल ए सी एम में देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या देगा आपके पास में, ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, यही है ना। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस ए एम स्क्वायर, सॉरी सी एम स्क्वायर, क्लियर। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अच्छा मुझे बताओ ये जो आपके पास में ये जो ए एम है, ठीक है ना, पाइथागोरस तो समझ में आ गई ना, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ठीक है। ये जो आपके पास में जो ये ए एम है, ये जो आपके पास में ए एम है, ये मैं बोल सकता हूँ कि ये है आपके पास में ए बी प्लस बी एम, बोलो सही है, ए बी प्लस बी एम, ये तो समझ में आया होगा ना। ये जो आपके पास में पूरी टोटल ए एम है ये ए बी प्लस बी एम है, क्लियर है तक। चलिए तो मैं क्या करता हूँ ना कि इस ए एम की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ उसके अंदर। आगे बात समझ में, ये जो ए एम की वैल्यू है वो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। तो इसका मतलब आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में ए बी प्लस बी एल का होल स्क्वायर प्लस ये आपके पास में सी एम स्क्वायर। यहाँ आप a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा क्या होता है, a स्क्वायर यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि हो जाएगा आपके पास में बी एम स्क्वायर प्लस 2ab बी एम और फिर प्लस सी एम स्क्वायर, यही होगा। आगे बात समझ में, यही होगा। चलिए अब ध्यान से देखिए एक चीज यहाँ पे, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैंने क्या किया कि यहाँ एक ट्राइंगल लिया, यहाँ मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, क्लियर। और ए एम मुझे पता है कि ए बी प्लस बी एम है, तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी, तो ये आपके पास में ए बी प्लस बी एम हो गया। यहाँ मैंने इसका जो है वो होल स्क्वायर कर दिया, यानी ए बी स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर प्लस 2ab बी एम प्लस सी एम स्क्वायर। अच्छा अब इसको जो है वो आप इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखिए ये एक आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा बी सी एम या बी एम सी, ठीक है ना। सो इन ट्राइंगल बी एम सी, वही वापस आप बाई पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम भी सेम यही लगेगी आपके पास में। देखो ये आपको दिख रहा होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, तो हो जाएगा आपके पास में क्या होता है, ये बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो बी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर, ये होगा। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अच्छा ये क्यों किया हमने, अब ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, ये सॉरी बी एम आएगा, है मैं यहाँ पे बी एल लिख रहा हूँ, सॉरी यहाँ पे बी एम आएगा, बी एम, ये भी बी एम आएगा, यहाँ पे भी बी एम आएगा और बस ठीक है सही था। तो अब देखो आपके पास में ये आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, इस ट्राइंगल के अंदर तो ये आपके पास में बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी एम स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। अरे पता है ना पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अब ये भी नहीं पता है तो ये बोला कि हमें कुछ नहीं आना। पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही तो होता है। या बेस स्क्वायर प्लस जो है आपके पास है परपेंडिकुलर स्क्वायर, उसको आप जो है आगे पीछे करो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है मैं यही चीज़ सिखाने जा रहा हूँ, अगली बात समझ में, यानी कि जो आपके पास में ये पहले तो हमने क्या किया, ये बड़ा वाला ट्राइंगल लिया,
आरी बात समझ में? ये बड़ा वाला ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, और यहाँ पे जो ये ए एम था वो ए बी प्लस बी एम लिख दिया यहाँ पे। क्लियर है? यहाँ तक तो बात समझ में आ गई। चलिए अब मैंने क्या किया, अगेन इस ट्रायंगल को लिया, इस ट्रायंगल को मैंने लिया, पहले इस बड़े वाले को लिया, छोटे वाले ट्रायंगल को लिया, वही राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री बनता है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम लगा लिया यहाँ पे। तो पाइथागोरस थ्योरम में कहते हैं BC स्क्वायर इज इक्वल टू BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, ये लिखिए। क्लियर है? यहाँ तक अब ध्यान से देखिए, ये जो आपके पास में BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर है, ये BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर, क्या ये BC स्क्वायर के बराबर है? BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर किसके बराबर है? BC स्क्वायर के बराबर है। तो इसका मतलब यहाँ जो आपके पास में जो ये BM स्क्वायर है और ये आपके पास में जो ये CM स्क्वायर है, क्या इसकी जगह मैं ये BC स्क्वायर लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड दोनों से चलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, BM स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर की जगह मैं BC स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आपके पास में देखो क्या हो जाएगा, ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ जाएगा आपके पास में क्या, देखो 2AB फिर आ जाएगा आपके पास में BM। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप यहाँ तक समझ पा रहे होंगे। देखो AB स्क्वायर तो आ गया यहाँ पे, इन दोनों की जगह BC स्क्वायर आ गया और फिर प्लस 2AB BM। अब एक चीज ध्यान से समझो, AC स्क्वायर हमें पता है कि ये R होगा, AB स्क्वायर हमें पता है कि P होगा, BC स्क्वायर हमें पता है कि Q होगा, 2AB भी हमें पता है, लेकिन ये BM नहीं पता है हमें, ये BM हमें नहीं पता है। तो इस BM को हम कैसे लेके आएंगे? तो वापस चलिए आप इसी ट्राइंगल के अंदर, ठीक है ना, अगेन इन ट्राइंगल BMC, इस ट्राइंगल में आप चलिए वापस से। तो ध्यान से देखिए, आपको ये निकालना है, ये कैलकुलेट करना है, तो आपको पता करना पड़ेगा कि ये है क्या, ठीक है ना। तो देखो मुझे बताओ, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है? लंब होती है, यानी कि परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। 90 डिग्री के सामने क्या होती है? हाइपोटेनस होती है, और बाकी बची क्या होती है? बेस होता है। हाइपोटेनस यानी कर्ण, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, और ये आपके पास में बेस यानी क्या होती है? आधार होती है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूँ तो इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है? आपको बेस कैलकुलेट करना है, यानी आधार कैलकुलेट करना है। तो मुझे बताओ, ये जो बेस होता है, जो आधार होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री के कौन सा जो रेशियो में आता है? वो कॉस थीटा में आता है। कॉस थीटा क्या होता है? आपके पास में बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, यानी कि आधार बटे कर्ण होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आप लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपके पास में BM अपॉन BC हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? चलिए, आपको BM कैलकुलेट करना है तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो आपके पास में यहाँ से ये BM इज इक्वल टू आ जाएगा क्या? BC cos थीटा, यानी कि मैं इस BM की जगह लिख सकता हूँ BC cos थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। ये आपके पास में हो जाएगा BC cos थीटा। तो ये चीज़ जो है ना, मैं बता रहा था आपको, BM, इस BM की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, ठीक है ना। तो इसको दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 4, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 4। सो फ्रॉम इक्वेशन 4, तो 4 से चलेंगे तो ये वैल्यू रख लो यहाँ पे। आपके पास में क्या हो जाएगा? देखो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, फिर प्लस BC स्क्वायर, फिर प्लस 2AB, ये आ गया। अब देखो BM, तो BM की जगह हम ये रख सकते हैं BC cos थीटा। बोलो सही है? क्लियर है? अब एक चीज मुझे बताना याद है, ये जो आपके पास में AC है, ये AC क्या ये R के बराबर है? तो इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ कि मैं ये आपके पास में क्या हो गया? ये R का स्क्वायर हो गया। क्लियर? इस तरीके से देखो, ये आपके पास में R का स्क्वायर हो गया, ये आपके पास में देखो P का स्क्वायर हो गया, प्लस ये आपके पास में देखो Q का स्क्वायर हो गया, फिर प्लस ये आपके पास में 2, ये आपके पास में हो जाएगा यहाँ पे P, और ये आपके पास में BC आपके पास में हो जाएगा क्या? Q, और फिर आपके पास में ये cos थीटा। क्लियर? और अगर आप जब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, यानी वर्गमूल लेना पड़ेगा। तो R बराबर आपके पास में क्या निकल के आएगा वो देखो। R बराबर आएगा आपके पास में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा, ये आएगा। और यही हमारे पास में फाइनल आंसर होता है, ठीक है ना। यही हमारे पास में फाइनल आंसर होता है, इसी को हमको निकालना पड़ता है। हमें R की वैल्यू निकालनी थी, तो R का फॉर्मूला क्या निकल के आया? √P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2P cos थीटा। तो ये होता है आपके पास में रिजल्टेंट।
ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, परिमाण। हिंदी में क्या बोलते हैं इसका, परिमाण। अगली बात समझ में क्लियर है? तो ये होता है आपके पास मैथमेटिकल मेथड। अगर मान लो आपको दो क्वांटिटी दे रखी होती है, यानी कि दो वेक्टर क्वांटिटी आपको दे रखी होती है, उसके लिए आपको जो है ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है और फिर आपको जो है वो इसका आंसर निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये डेरिवेशन भी एग्जाम में पूछ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ राज की बात। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन 100% फंसता है, ये ध्यान रखना। पहले बता दो, या तो ये आपको डेरिवेशन पूछी जाएगी, नहीं तो आपको जो है वो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछ जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिट वेक्टर से क्वेश्चन आता ही आता है, तो ये समझ लीजिए यहाँ से एक पक्का क्वेश्चन एग्जाम में आना ही आना है। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ से जो है आप इसको एक बार वापस से देखिए, यानी कि मैं क्या कहना चाह रहा था कि आपके पास में जो एडिशन ऑफ वेक्टर था, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने एडिशन ऑफ वेक्टर के 3 मेथड पढ़े थे। कौन से? ग्राफिकल मेथड पढ़े थे, ठीक है ना, यानी आपने जो है वो ग्राफी विधि पढ़ी थी, ठीक है ना। एक तो हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, यानी त्रिभुज का नियम पढ़ा था। दूसरा हमने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा था, यानी कि हमने जो है समांतर चतुर्भुज का नियम पढ़ा था। और तीसरा हमने पढ़ा था पॉलीगन लॉ पढ़ा था, जिसको हम बोलते हैं बहुभुज का नियम, ठीक है ना। तो वहाँ पे हमने क्या किया था, हमने वेक्टर को ऐड ही तो किया था। आई बात हमने वहाँ पे एडिशन ही तो पढ़ा था, लेकिन हमने अब पढ़ा है यहाँ पे ये मैथमेटिकल मेथड पढ़ा है, ठीक है ना। टंग स्लिप हो जाती है कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ पे हमने जो है ये मैथमेटिकल मेथड पढ़ा है, यानी कि हम बोल सकते हैं गणितीय विधि पढ़ी है। तो गणितीय विधि के अंदर जो आपके पास में जो आर वहाँ पे आ रहा था, उस आर का फॉर्मूला मैथमेटिकली ये होता है, आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है ना। तो ये इसका मैग्नीट्यूड है, और वो जो निकाला था हमने निकाला, क्या निकाला था, उसका वेक्टर फॉर्म निकाला था वहाँ पर, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखो। तो हमने क्या किया, हमारे पास में जो ये दो आपके पास में दो वेक्टर थे P और Q, इनके बीच में एंगल थीटा था, और ये इनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा, ये रिजल्टेंट होगा। और ये जो है वो आपके पास में कितना, अल्फा डिग्री ऊपर है। अब सवाल ये आता है कि यहाँ डायरेक्शन क्या होगी। हमारी बात समझ, सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डायरेक्शन का फॉर्मूला निकाला। अब इसके बाद हम जो है डायरेक्शन का फॉर्मूला निकालें, यानी दिशा का फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है ना। यानी कि ये इससे अल्फा ऊपर है। हमारी बात समझ में, ये इससे मतलब कि हमें कहने का मतलब है कि आर और ये जो क्यू का जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि ये कितना एंगल ऊपर या नीचे होगा, उसको जो है हमें कैलकुलेट करना है। हमारी बात समझ में? तो पहले आप फटाफट इसको नोट करिए। आई होप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वालों को किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा मैथमेटिकल है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो मतलब यहाँ से जो पहले जो वीडियो है ना, वो मैं सेम बना रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब कॉमन बना रहा हूँ। क्लियर? सो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम जो आगे बढ़ते हैं, इसकी डायरेक्शन निकालते हैं और कुछ इसके जो हम स्पेशल केस भी करते हैं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं कि जो आपके पास में जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था, यानी कि जो परिणामी सदिश आया था, उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, मतलब उसकी दिशा क्या होती है, वो हम जो है फाइंड करते हैं, यानी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो एक बार मैं डायग्राम को वापस बना लेता हूँ, ठीक है ना। आप वापस मत बना रहे, मैं एक बार वापस बना रहा हूँ डायग्राम को, ठीक है ना। ये आपके पास में P था, ये आपके पास में Q वेक्टर था, ये P वेक्टर, ये आपके पास में Q वेक्टर, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट, ये E पॉइंट, इसको हमने आगे एक्सटेंड किया था, ये एंगल 90 था, ये एंगल थीटा था, ये M, और ये था आपके पास में इसका रिजल्टेंट, ठीक है, ये रिजल्टेंट था। आगे बात समझ में? ये आपको कर मतलब ये डायग्राम था कुल मिला के, और ये जो एंगल था वो था आपके पास में अल्फा। इस अल्फा की वैल्यू आपको बतानी क्या होगी, तो ध्यान से देखिए, आपको ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा होगा AMC, ठीक है ना। सो इन ट्रायंगल AMC, इस ट्रायंगल के अंदर देखिए ये जो आपके पास में एंगल है, ठीक है ना, वो क्या है, अल्फा। अब देखो आपको क्या क्या चीज़ पता है आपको, देखो थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, वो होती है परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, आपके पास में हाइपोटेनस होते हैं, यानी कर्ण होती है। तो पीछे बची कि आपके पास में बेस, यानी कि आधार। तो देखो यहाँ से अगर मैं tan अल्फा लगाऊँ इसके अंदर, tan अल्फा, तो tan अल्फा क्या हो जाएगा आपके पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि लंब बटे आधार। तो ये हो जाएगा आपके पास में cm अपॉन am, यही होगा cm अपॉन am। बट हम जानते हैं कि जो am है वो आपके पास में ab प्लस bm है, ठीक है ना। यानी कि जो आपके पास में tan अल्फा आप कैलकुलेट करोगे तो cm अपॉन am की जगह क्या आ जाएगा आपके पास में ab प्लस bm, ये होगा, ठीक है। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, हमने जो है वो
इस bm की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, वो क्या थी आपके पास में bc cos थीटा कैलकुलेट की थी। इसी तरीके से हमारे पास में ab की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, हमारे पास में ये p होती है, लेकिन हमें cm की वैल्यू नहीं पता है, हमें cm की वैल्यू नहीं पता है। तो आप जो है वो इसको इक्वेशन नंबर कुछ भी दे दीजिए। हमारे पास में लास्ट इक्वेशन क्या आई थी, आई थिंक 4 आई थी, वो उसको 5th दे देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं ऐसा, चलो इसको ये नंबर है रोमन दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये आपके पास में इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखो आप इस ट्रायंगल के अंदर आइए, वापस से आप वापस से इस ट्रायंगल में आइए, इन ट्रायंगल BNC। तो इस ट्रायंगल के अंदर ध्यान से देखिए, हमने BM तो कैलकुलेट कर लिया था, लेकिन हमने CM कैलकुलेट नहीं किया था। तो मुझे बताओ थीटा के सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, जिसका मतलब यहाँ पे क्या लगेगा, साइन थीटा लगेगा, क्योंकि साइन थीटा के लिए क्या आता है, परपेंडिकुलर ही तो आता है। परपेंडिकुलर जो है वो आपके पास में किस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आता है, वो साइन में आता है ना। तो परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो आपको पता है कि साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि आपके पास में हो जाएगा क्या, CM अपॉन BC, ये हो जाएगा। और यहाँ से अगर आपको ये CM की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपके पास में ये CM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में BC साइन थीटा। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आप समझ गए होंगे। यानी कि आपके पास में जो ये CM है, यानी कि जो आपके पास में ये CM है, वो CM आपके पास में कितना है, BC साइन थीटा। और इसी तरीके से आपको BM भी पता ही है, BM हमने कैलकुलेट किया ना अभी थोड़ी देर पहले, क्या आया था, BC cos थीटा आया था, ठीक है ना। ओके चलिए अब ये वैल्यू लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इससे चल लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास में देखो ये tan अल्फा इज इक्वल टू देखो CM, तो CM की जगह आपके पास में क्या आ जाएगा, BC साइन थीटा, ये आ गया, क्लियर, डिवाइडेड बाई AB, ये आपके पास में AB और फिर प्लस BM की जगह आ जाएगा आपके पास में क्या, BC cos थीटा। क्लियर। अब ये क्यों किया, क्योंकि हमें तो AB और BC तो पता है, हमें ये BM और CM थोड़ी पता है कि क्या होगी, तो हमने कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पे। और जो चीज़ आप कंस्ट्रक्ट करते हो वो आपके आंसर में नहीं आता है, हमारी बात समझ में। तो यहाँ से आपके पास में जो tan अल्फा है, tan अल्फा इज इक्वल टू BC की वैल्यू आपके पास में क्या है, Q, और ये आपके पास में साइन थीटा डिवाइडेड बाई AB आपके पास में क्या है, P, और ये BC की जगह क्या जाएगा आपके पास में Q, और ये आपके पास में cos थीटा। आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो थोड़ा सा मैं इसको इधर लिख रहा हूँ ताकि हमारे पास में थोड़ी जगह बच जाएगी, ठीक है ना। यानी कि यहाँ से आपके पास में ये tan अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा, बोलो सही है। और यहाँ से अगर जब आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये tan का चला जाएगा नीचे, तो 1 अपॉन tan अल्फा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स Q साइन थीटा अपॉन P प्लस Q cos थीटा। क्लियर। और यही होता है हमारे पास में इसकी डायरेक्शन, यानी कि ये क्या आपके पास में डायरेक्शन, यानी कि दिशा, ठीक है ना। ये होता है इसका डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला, यानी दिशा निकालने का फॉर्मूला। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वो इसकी डायरेक्शन निकालते हैं, दिशा निकालते हैं। देखो हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो है वो ट्रायंगल लिया है AMC, ठीक है ना। इस ट्रायंगल के अंदर हमने जो है वो हमने tan अल्फा निकाला। तो tan अल्फा क्या होता है आपको पता है कि CM अपॉन AM है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर ये हो गया और ये बेस हो गया, और बेस आपको पता है कि AM क्या है आपके पास में, AB प्लस BM, यानी कि AB प्लस BM दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है। हमें देखो AB पता है कि ये P होता है, BM हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया था, है ना। जो भी हमने इससे पहले जो रिजल्टेड वाला फॉर्मूला निकाला था R वाला, वहाँ पे हमने जो वो BM की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन हमें CM की वैल्यू नहीं पता थी। तो हमने क्या किया, CM के लिए इस ट्रायंगल में वापस चले। तो CM हमें पता है कि थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंब होती है, क्योंकि किस में आता है, साइन थीटा में आता है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला लगा रहे CM अपॉन BC, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दिया, तो CM इज इक्वल टू BC साइन थीटा। ये वैल्यू हमने यहाँ रख ली, और इस तरीके से BC को Q से रिप्लेस कर दिया, AB को P से रिप्लेस कर दिया, और अल्फा का फॉर्मूला निकाल लिया। यही होता है डायरेक्शन निकालना, ठीक है। तो एग्जाम में है ना, या तो दोनों एक साथ पूछ सकता है। अगर दोनों एक साथ पूछेगा तो क्वेश्चन बड़ा बनेगा, कम से कम 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता है, बहुत बड़ा। अरे बात समझ में। और अगर ओनली फॉर अगर आपको वो R ही निकालने का बोलते हैं तो आई थिंक 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। अरे बात समझ में। तो प्लीज़ इसको आप प्रैक्टिस करना 3-4 बार, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगी डेरिवेशन, ठीक है ना। एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई होप समझ गए होंगे आप यहाँ पर।
चलिए अब हम बात करते हैं कुछ स्पेशल केसेस की बात करते हैं, ठीक है ना, कुछ स्पेशल केस की बात कर लेते हैं, कुछ स्पेशल केस, ठीक है ना। तो देखो स्पेशल केस क्या क्या है, स्पेशल केस क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट हम बात करते हैं कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, यानी कि जो हमारे पास में जो एंगल है वो कितना हो, 0 डिग्री हो। तो आपके पास में देखो जो आर का फॉर्मूला था, जो आर का फॉर्मूला था वो आर का फॉर्मूला क्या था, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा, ये फॉर्मूला था। तो ये जो आपके पास में जो ये थीटा है ना, इस थीटा की जगह हम रखने वाले हैं 0, ठीक है ना, इस थीटा की जगह हम क्या रखने वाले हैं, 0 रखने वाले हैं। तो देखो आपको क्या मिलेगा, r इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। मुझे बताओ कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपके पास में 2pq। बोलो सही है। अब ध्यान से देखो ये एक आइडेंटिटी बन गई आपके पास में कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, जैसे कि आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इस तरीके से ये भी तो एक आइडेंटिटी बन गई। तो यानी कि यहाँ से आपके पास में r इज इक्वल टू, उसको बोल सकता हूँ मैं, ये बन गया आपके पास में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। बोलो सही है। अब मुझे ये बताओ कि जब ये स्क्वायर और रूट जब साथ में आता है तो ये हट जाते हैं, हरी बात समझ में। तो इसका मतलब r इज इक्वल टू आपको क्या मिल गया, p प्लस क्यू। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर मान लो दोनों ही वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, एंगल 0 का मतलब क्या है कि जो आपके पास में ये p भी इसी डायरेक्शन में है और q भी इसी डायरेक्शन में, यानी दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, यानी कि दोनों के बीच में एंगल क्या है, सेम है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो इसका मतलब वहाँ पे जो r की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, p प्लस क्यू, यानी दोनों वेक्टर को आप क्या करो, सीधा ऐड कर दो, ठीक है। अच्छा अब अगर आपको डायरेक्शन निकालनी हो, अगर अल्फा की वैल्यू निकालनी हो, तो अल्फा इज इक्वल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास में q साइन 0 डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू कॉस 0। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स साइन 0 की जो वैल्यू होती है, सबको पता है साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, सो 0 डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू, यानी कि जो आपके पास में cos 0 है वो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। तो 0 में किसी भी संख्या या किसी भी नंबर से डिवाइड कर दो तो 0 आता है। तो tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो इसका मतलब यहाँ से आपके पास में अल्फा की वैल्यू क्या निकल के आई, 0। ऑब्वियसली बात है, जब दोनों ही सेम डायरेक्शन में है तो उनके बीच में एंगल भी क्या होगा, अल्फा, वो 0 ही तो होना है। क्लियर है यहाँ तक। यानी कि यहाँ पे आपके पास में जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम है, ये ध्यान रखना। यहाँ जो आपके पास में इन सेम डायरेक्शन, यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है ना, सेम डायरेक्शन, दोनों ही क्या है, सेम डायरेक्शन, यानी कि मतलब समान दिशा में, समान दिशा में। क्लियर है यहाँ तक, आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ तक। चलिए ये तो हो गया आपके पास में कि जब एंगल आपके पास में कितना हो, 0। नाउ एक और केस की बात कर लेते हैं यहाँ पे साथ में, इसीलिए मैं थोड़ी जगह ये छोड़ी थी यहाँ पे। सेकेंड, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा 90 का मतलब क्या है कि दोनों ही वेक्टर जो है आपके पास में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, यानी कि एक दूसरे के लंबवत है, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो r का फॉर्मूला क्या निकलेगा, मतलब r की वैल्यू क्या आएगी, तो r इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 90। क्लियर। और मुझे बताओ कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। कॉस 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी आपके पास में, 0 हो जाएगी। तो आपके पास में क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ r बचेगा, और r की वैल्यू होगी आपके पास में क्या, रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये होगा आपके पास में r निकालने का फॉर्मूला। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बात कर लेते हैं अल्फा की। तो अल्फा आपके पास में क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपके पास में tan इनवर्स q साइन 90 डिवाइडेड बाई p प्लस क्यू कॉस 90। क्लियर। अब मुझे बताओ साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू आपके पास में हो जाएगा ये tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपके पास में, यहाँ से क्या बचेगा, q बचेगा, और cos 90, तो cos 90 तो क्या होता है, 0 होता है। तो ये टर्म तो आपके पास में 0 हो जाएगी, तो बचेगा क्या यहाँ से, ओनली फॉर p बचेगा। तो tan इनवर्स q अपॉन p, इस तरीके से आप जो है वो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल पाओगे। क्योंकि ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि आपको जो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहाँ पे आपके पास में ऐसे कंडीशन दे रखी होगी कि मान लीजिए दो जो आपके पास में वेक्टर है वो सेम डायरेक्शन में है, तो आप डायरेक्टली क्या करिए, उन दोनों को ऐड कर लीजिए, उनके बीच में एंगल बता दीजिए,
सॉरी उनकी जो रिजल्टेंट जो उनका रिजल्टेंट होगा आर, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है ना। इस तरीके से मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया जाए कि दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, या दो फोर्स जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं। हमेशा ऐसा नहीं होगा आपको वेक्टर क्वेश्चन में दे रखा होगा, मान लो वेक्टर क्वांटिटी भी आपको क्वेश्चन में दे रखी हो, जैसे कि मान लीजिए दो फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर लग रहे हैं, यानी कि दो फोर्स एक दूसरे के, यानी दो बल एक दूसरे के लंबवत लग रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी। अगर एंगल दे रखा होगा, कोई भी रैंडम एंगल दे रखा होगा 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, उसके लिए हमारे पास में ये फॉर्मूला है, और आर का फॉर्मूला तो है ही हमारे पास में, आर इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। इस फॉर्मूले को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये हर जगह काम आने वाला है, और फिजिक्स में काम आने वाला है, 11th हो चाहे 12th हो, वो फॉर्मूला हमेशा काम आने वाला है। जब भी कोई दो वेक्टर किसी एंगल पे होते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट है वो उसी तरीके से निकाला जाता है। क्लियर है यहाँ पर? चलिए, तो ये तो मैंने आपको जो फर्स्ट केस और सेकंड केस करवा दिया। अब इसको मैं एक थर्ड केस करवाता हूँ, फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा एडिशन ऑफ फैक्टर की, फिर मैं जो है सब्ट्रैक्शन ऑफ फैक्टर करवा के इस टॉपिक को मैं खत्म करूँगा, और आज के लेक्चर को भी जो है हम बाइंड अप कर देंगे। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम जो है वो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए, अब फटाफट जो है हमारी क्लास थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, आधे घंटे से ऊपर की क्लास हो चुकी है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड केस पे। तो तीसरा केस हमारा है कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90 तो हो गया था 180, ठीक है ना। मैं यहाँ पे तीन केस की बात करूँगा, 0, 90 एंड 180। तो 0, 90 की बात कर लिया, अब बात करते हैं हम 180 की। 180 का मीनिंग क्या होगा, यानी कि एक वेक्टर, मतलब दोनों वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। इसका मतलब 180 का मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है ना, यानी कि विपरीत दिशा, दोनों एक दूसरे के क्या है, विपरीत है। आगे बात समझ में, तो विपरीत है तो इसका मतलब देखो क्या हुआ, विपरीत का मतलब क्या हुआ कि यानी कि आपके पास में जब आप आर की वैल्यू निकालोगे तो रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 180, ठीक है। अब कई लड़कों को पता होगा cos 180 की वैल्यू क्या होती है, और कईयों को नहीं पता होगा, लेकिन बता देता हूँ आपको, cos 180 की जो वैल्यू होती है वो -1 होती है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपके पास में r इज इक्वल टू रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर ये 2pq। अब यहाँ पे आपको एक दूसरी आइडेंटिटी नजर आ रही होगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरीके से यहाँ पे देखो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, तो ये हो जाएगा आपके पास में r इज इक्वल टू रूट p माइनस क्यू का होल स्क्वायर। और जब ये रूट और स्क्वायर एक साथ आते हैं कोई क्वांटिटी पे, तो वो हट जाता है, रूट और स्क्वायर दोनों हट जाएंगे, तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास में, p माइनस क्यू। तो यहाँ से क्या पता चला कि अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो कि दो वेक्टर या दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, एग्जैक्टली म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वहाँ दोनों, अगर आपको रिजल्टेंट पूछा जाए उन दोनों का क्या होगा, तो आप क्या करना, उन दोनों को सीधा माइनस कर देना। आ रही बात समझ में। और अगर आपको ऐसा बोला जाए कि दोनों ही सेम डायरेक्शन में है और फिर आपको रिजल्टेंट पूछा जाए तो क्या करना, दोनों को ऐड कर देना। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो आपके पास में tan इनवर्स q sin 180 डिवाइडेड बाय p प्लस q cos 180, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं sin 180 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है, sin 180 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो इसका मतलब आपके पास में अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 0 डिवाइडेड बाय p, cos 180 की वैल्यू -1 होती है, तो p माइनस 2। अब मुझे बताओ ये आपके पास में अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ये 0, और 0 tan में किसकी वैल्यू होती है, 0 की वैल्यू होती है। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू क्या निकल के है यहाँ पे आपके पास में 0, यानी कि यहाँ पे जो इसकी डायरेक्शन है, डायरेक्शन का मीनिंग क्या है यहाँ पे, यहाँ पे जो डायरेक्शन का मीनिंग है वो किससे है, रिजल्टेंट वेक्टर से। ये जो आपके पास में जो अल्फा है ये किसका है, ये आर का है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो हमने जो है वो यहाँ पे 3 चीजें पढ़ ली है, ठीक है। देखो एक चीज़ है यहाँ पे कि आपके पास में जब थीटा 0 होता है ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास में p की वैल्यू ज़्यादा है q से, और अगर इसका मतलब 180 है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके पास में p की वैल्यू कम है किससे,
क्यू से। वो आपको जब क्वेश्चन आएगा तब सब सारी चीज़ें समझ जाओगे आप, ठीक है ना। अभी सिर्फ और सिर्फ हम जो है वो मैथमेटिकली हम जो है वो कॉन्सेप्ट को जो है वो हम क्लियर कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब बात करते हैं हम अगले टॉपिक पे, यानी कि इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या है, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे इनकी प्रॉपर्टीज पे, ठीक है ना। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ऐसा लिख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ से जो है मैं थोड़ा अलग अलग कर रहा हूँ वीडियो को, ठीक है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। फर्स्ट होती है कौन सी? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो देखो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, आपको पता ही है कि अगर आप जब किन्हीं दो वेक्टर को ऐड कर रहे हो p प्लस क्यू, तो आप उसको जो है वो q प्लस p पे लिख लोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। आ रही बात समझ में? ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। सेकंड ना, अब हम बात करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम क्या करते हैं, कोई भी हम जो है वो तीन क्वांटिटी लेते हैं, जैसे कि a प्लस बी फिर प्लस सी, और इस तरीके से a, या हम यहाँ पे पी क्यू आर ले रहे हैं तो यही लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। चलो कोई दिक्कत नहीं है, हम ए बी सी ले लेते हैं, या पी क्यू भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पी प्लस क्यू प्लस आर, मान लीजिए कोई तीन क्वांटिटी है, कोई तीन क्वांटिटी है, पी क्यू आर ले लो, चलो कोई दिक्कत। या आर रिजल्टेंट नहीं है, ध्यान रखना, ये जो आर है वो रिजल्टेंट नहीं है, वो तीसरी कोई क्वांटिटी है, ठीक है ना। और ये आपके पास में पी प्लस क्यू और फिर प्लस आर। तो देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए आपको कम से कम तीन टर्म चाहिए, ठीक है ना। तो आपने क्या किया कि पहले इन दोनों को ऐड किया और फिर बाद में आपने पी फॉलो करके क्यू प्लस आर कर दिया, तो ये हमेशा इक्वल ही आना है, ये ध्यान रखना, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में? आई होप आप यहाँ तक तो समझ गए होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक आपको जो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है वो इसी तरीके से होती है, हम जो है एसोसिएटिव लॉ भी बोल सकते हैं इसको ना। तीसरी बात करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो देखो इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, ये तो आपके पास में एसोसिएटिव हो गई, ये आपके पास में कम्यूटेटिव हो गई, और नाउ बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मान लीजिए आपके पास में कोई भी दो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी यानी वेक्टर क्वांटिटी पी क्यू, अगर आप इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हो, ये आपके पास में क्या है, स्केलर, एन कोई भी स्केलर है, ठीक है ना, कोई भी वैल्यू है ये, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एन इंटू पी प्लस एन इंटू क्यू। क्लियर? इसका मीनिंग क्या होगा कि यानी कि आपने क्या किया कि दो फिजिकल क्वांटिटी को पहले ऐड किया और उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया। एक तो ये क्या, और आपने क्या किया कि पहले आपने उस स्केलर क्वांटिटी को p से मल्टीप्लाई किया, फिर आपने उसको q से मल्टीप्लाई किया, फिर दोनों को ऐड कर दिया, तब भी आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है वेक्टर एडिशन की। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में क्या करना है, यानी कि अब हम जो है वो वेक्टर को माइनस करने वाले हैं कि वेक्टर को माइनस कैसे करता है। अभी तो हमने एडिशन पढ़ लिया, सब्ट्रैक्शन बहुत इजी है, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपके पास में दो वेक्टर है, ठीक है ना, ये आपके पास में p वेक्टर हो गया, ये आपके पास में q वेक्टर हो गया, ये दो वेक्टर है। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पे इनका माइनस करना है। तो आपको पता है कि ये जो अगर आप इसको ज्वाइन कर लोगे यहाँ से, तो ट्रायंगल लॉ से यहाँ पे वेक्टर एडिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करो, इसी वेक्टर को जितना है ना उसको पीछे ले लो, उतना दूर। ये आपके पास में, तो मुझे बताओ क्या ये माइनस क्यू होगा? जैसे कि ये आपके पास में q है, तो q की जो अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, अगर इसकी लेंथ भी सेम है, ठीक है ना, तो इसकी भी लेंथ सेम है, तो अगर ये प्लस q है तो ये माइनस q होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। क्लियर है? और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको ज्वाइन कर लेता हूँ, ये इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, इसको मैंने दे दिया नाम क्या r। तब आपको पता है ये एक ट्रायंगल बन गया,
ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया तो इसको दे देते हैं ए नाम, इसको दे देते हैं आपके पास में बी, ये सी हो गया और ये आपके पास में डी पॉइंट हो गया। तो मुझे बताओ यहाँ पे लगाते हैं अपन ट्राइंगल लॉ, ठीक है ना, बाई ट्राइंगल लॉ, बाई ट्राइंगल लॉ। तो ट्राइंगल लॉ क्या कहता है कि दो साइड आपके पास में क्या सक्सेसिव साइड हो, तो ये कौन सी साइड आपके पास में, दोनों सक्सेसिव साइड है, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो ली गई जो साइड होती है वो उनके रिजल्टेंट को शो करती है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास में जो ये ए बी है वो क्या हो जाएगा आपके पास में ए बी प्लस बी डी, ये होगा ए बी प्लस बी डी। तो ए डी आपके पास में कितना है, आर है, ए डी आपके पास में कितना है, आर है। और इस तरीके से देखो अब आपके पास में ये जो ए बी है वो आपके पास में क्या है, पी है, और फिर प्लस ये देखो आपके पास में जो ये बी डी है, जो आपके पास में जो ये बी डी है वो क्या है, -2 है, क्लियर। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और इस तरीके से आर इज इक्वल टू आपके पास में क्या निकल के आ जाएगा, पी माइनस क्यू निकल के। आई होप अब आप समझ गए होंगे। और इस तरीके से ये इनका देखो, अगर आपको मैथमेटिकल निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हो। आरी बात समझ में? आपको पता है मैथमेटिकल में क्या था, 180 का मतलब क्या है, विपरीत, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। तो देखो ये अपोजिट डायरेक्शन ही तो है, तो इसका मतलब जब अपोजिट होता है तो हम आर इज इक्वल टू पी माइनस क्यू लिखते हैं। ये क्लास बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छे जगहों में क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना। तो टेंशन बिल्कुल भी लेनी, बहुत ईजी है, बट आज की क्लास थोड़ी बड़ी हुई है, ठीक है ना, लेकिन टेंशन मत लेना, आप इसको आराम से देखना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।